कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि आपका पेन का सिंक्रोनाइजेशन आपके माइंड से जाएगा। और पेन कभी कभी बिल्कुल ऐसा है कि क्वेश्चन देखा और चलना स्टार्ट हो जाए, तब आप समझे कि आपकी मेन की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी हो। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा सिलेबस याद है, मुझे बाय हार्ट हर चीज याद है, नहीं। प्रिपरेशन का मतलब वह है कि पेन क्वेश्चन आते हुए पेन चलना स्टार्ट हो जाए और पेन आपकी ना रुके, तब आपका प्रिपरेशन है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सेकंड टॉपर है 2020 की, आप देखिएगा वो लिखने में क्या करती थी। शुरुआत में शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो लिखना कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये चीज बताती हूँ। उन्होंने उससे पहले 2 यूपीएससी के मेंस दिए थे, लेकिन प्रॉपर राइटिंग नहीं करती थी, सिर्फ नोट्स बनाते थे, पढ़ते रहते थे। लेकिन जैसे ही एमपीपीएससी में भी फिर पैरेलली जब यहाँ पर आना स्टार्ट करा, तो एमपीपीएससी की भी उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब उस तैयारी में फिर थोड़ा सा प्री के साथ मेंस डिले हो गया, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करी। उस आंसर राइटिंग करने से ये फायदा हुआ कि एमपीपीएससी के मेंस से पहले उनका यूपीएससी का मेंस हुआ, वो भी उन्होंने मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। तो उस यूपीएससी के मेंस में नो डाउट मतलब वो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट मेंस से उनके 200 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑफ एमपीपीएससी मेंस। क्यों, क्या सीखा उन्होंने? उन्होंने लिखना सीखा। वो लिखना नहीं जो हम नोट्स बनाते हैं, वो लिखना जो एक आंसर राइटिंग में एक आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। चीजों को देखना, शॉर्ट में करके लिखना। कल मैंने जो आपको बताया कि नहीं भी आते हुए हमें क्वेश्चंस को डील करना, टाइम लिमिट में हम कैसे चीजें लिख सकते हैं, वो चीजें समझना। मैंने जितना पढ़ा है उस पढ़ते हुए को क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग मैनेज करना, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पेन को नहीं रुकने देना का फायदा उनको उस मेंस में मिला। और नो डाउट फिर नेक्स्ट जब एमपीपीएससी एग्जाम हुआ तो शी गॉट सेकंड रैंक। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। आप सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जो यहाँ पर टिक टिक क्लॉक चल रही है, जो आपको पूछा है आप क्या लिख पा रहे हो और आपके दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे को आपको अच्छी वोकैबुलरी आने लगेगी। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे या कोई एग्जाम्पल भी देखोगे टीवी में, इंस्टाग्राम पे, एनीवेयर सोशल मीडिया पे, तो आपको लगेगा कि मैं इस पॉइंट को या इस आइडिया को अपने आंसर्स में कैसे डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, वो आप रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं। मैंने क्या बेसिक लेवल बोला? अभी मैं सिर्फ आपको लिखना सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक। क्वेश्चंस में मत जाना कि क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं, बहुत इजी आ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ा बोला भी है कि अगर थोड़ा बहुत लेवल ऊपर भी हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हम आपको देंगे। अभी नेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा, नेक्स्ट जो सेकंड या थर्ड भी अगर पेपर प्रिंट हो गया होगा, तो नेक्स्ट से हम आपको पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे। और जो बेसिक पढ़ना है, मतलब फॉर एग्जांपल आज आपका सल्तनत है, कल आपका मुगल होगा और मराठास होगा, तो द बेसिक इंफॉर्मेशन और द बेसिक जो आपकी क्या कहना चाहिए कोर्स का पार्ट है, वो आपको आना चाहिए। हम पहले उस पर कोशिश करेंगे, फिर हम अपना लेवल बढ़ाएंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीजें जा सकती। ठीक है, डन। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के उससे। आज हम करेंगे 10 मार्कर से स्टार्टिंग, क्योंकि 2 मार्कर तो मुझे लगता है कि सिंपल से आता है तो लिख लिया, नहीं आता है तो अपन उसको डील एंड में करेंगे। लेकिन 10 मार्कर कल थोड़ा फास्ट हो गया था, आज हम कोशिश करते हैं उनको तरीके से डील करें। अच्छा, आप लोग बताइए, आपके कोई डाउट्स हैं? कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम तो बोलो। बोलना है, दिक्कत नहीं है। यहाँ मेंटरशिप से, मेंटर जो है उससे आप प्रॉब्लम्स ही शेयर करने के लिए है, इसीलिए मेंटर है ना। और प्रोग्राम उसलिए ही है। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, जो और आप चाहते हैं, तो बेझिझक बोलिए। पहला क्वेश्चन, चलो मैं पहले पूछूंगी आप लोगों से ताकि आप लोग थोड़ा बोलना स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन को देखते हुए जिसने क्या लिखा है पहले ये बताइए। आंसर तो आपको दिख जाएगा। क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन डिटेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हुए क्या माइंड में आया, और क्या ये क्वेश्चन पहले बताइए सिलेबस की लाइन से था कि नहीं। फर्स्ट थिंग, सिलेबस की पहले ही लाइन है या फिर जो बेसिक दे रखा है, सोशल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रॉम दिस इन दिस सेंचुरी। क्लियर? तो सिलेबस की बिल्कुल ऊपर लाइन से क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कल भी बोला था। क्या समझे? और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या लिखेंगे इसमें?
एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या दिमाग में आता है, मुझे बेसिक बताइए कोई भी। सेंट्रल में, हाँ एक मिनट, सेंट्रल में डिवाइड कर दिया। दो मेंशन कर दी, ठीक है। और कोई कुछ करना था, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने जो बोला ये वाली चीज हमेशा, ये पूरा हिस्ट्री के जो पेपर का पहला ही टॉपिक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे या फिर इसे बोलेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले कितने, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, थोड़ा हैंड रेज करिए एक बार, मुझे क्लियर हो जाए। हिंदी मीडियम, ओके। इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं फिर, ठीक है, दोनों बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा लगे इंग्लिश में जाए मैडम तो बता दीजिएगा, जहां पर चीजें नहीं समझ आए, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। चलो, के लिए वो भी नए हैं या पुराने हैं, बस दो चार चीजें, डायमेंशंस जिसे कहती हूँ मैं, या फिर पॉइंट्स हैं, उनको बस याद रख लो कि आप किसी भी काल की, चाहे सल्तनत हो, मुगल हो, या फिर अशोक, अकबर, किसी भी काल की अगर आपको प्रशासनिक व्यवस्था लिखनी है, तो सबसे पहले उसको डिवाइड करने का तरीका रहता है, पहले डिवाइड करेंगे केंद्र, केंद्रीय प्रशासन, फिर केंद्र के बाद आप में आ जाएगा यहाँ पर प्रोविंस कह लेंगे, या फिर प्रोविंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रांत, ठीक है, प्रांत का प्रशासन, और एक आता है ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल उसमें आप आज की डेट में देखो कि हमारी एक सेंट्रल बॉडी है, फिर हमारे क्या बने हैं, स्टेट्स है, और स्टेट के बाद ग्रामीण व्यवस्था है, आज जैसा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले दिमाग में सोचना स्टार्ट करना है, हर चीज हर काल का अलग अलग होगा, और किसी काल का कोई ये यूएसपी होगी, किसी काल का ये अच्छा होगा, किसी काल में ये अच्छा होगा, बट आपके दिमाग में फ्रेगमेंटेशन आ जाना चाहिए कि हम इनको तीन में बांटेंगे, और तीन में बांटने के बाद जिसमें जो डेटा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इनके अंदर, किसी भी प्रशासनिक, किसी भी केंद्र में क्या होंगे, सबसे पहले कोई हेड होगा इसका, ठीक है, मुखिया होगा, तो हेड वाली चीज लिखेंगे, जो इस पूरे चीज को डील करने वाला होगा। फिर ये हेड अपने नीचे कुछ अधिकारी बनाएगा, मिनिस्टर्स बनाएगा, ठीक है, तो उनको हम लिखेंगे। और इन अधिकारी को बनाने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, इनके कुछ होते हैं, ठीक है, तो इनकी मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, विभाग होंगे, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब यही चीज आपको कहाँ फॉलो करनी है, यहाँ, और यही चीज फॉलो करनी है यहाँ, तीनों चीजों। इस ये चीज दिमाग में रहने से क्या रहेगा, आपकी जो हेडिंग होगी वो बहुत प्रॉपर बन जाएगी, क्लियर, ताकि ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बस अब इन हेडिंग्स के अंदर तो जो आपका डेटा है बस वो डालते जाओ। यहाँ पर सुल्तान सबसे बड़ा होगा, और सुल्तान ने क्या करा, उसके नीचे वजीर बना रहा है, तो वजीर कौन से डिपार्टमेंट को डील करेगा, या किस किस विभाग में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो सल्तनत काल में लिख दिए होंगे आपने। प्रांत में जाओगे तो प्रांत को क्या बोला जाता था, इकताज बोला जाता था सल्तनत काल में, तो इकता प्रणाली है, उसका कोई हेड होगा। तो हेड दो तरीके के होते हैं जब आप नीचे चले जाते हो, ठीक है, कौन से, एक आपका राजस्व वाला हो जाएगा, और एक पुलिस व्यवस्था होगी, मोस्टली सब में कॉमन मिलने वाली है चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो राजस्व व्यवस्था का एक हेड लिख दो, और एक पुलिस व्यवस्था या फिर आपके सिक्योरिटी या सुरक्षा वाली चीज, ठीक है, तो मोस्टली आपको ये मिलेगी। फिर ग्राम में चले जाओगे तो ग्राम में सरपंच होता है आज की डेट में, ठीक है। थ्री टायर गवर्नमेंट अभी वैसा नहीं है, जैसे अभी जैसा वहां पर नहीं रहेगा, सरपंच होता है, मुकद्दम होता है, चौधरी होता है, पटवारीज होते हैं, इस टाइप की चीजें आपको मिलेगी। तो ये स्पेसिफिक वर्ड हमें पता होना चाहिए, पोस्ट पता होना चाहिए जिस काल के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर की आउटलाइन ये रहेगी, क्लियर कट। इसको लिख लो, चाहे मुगल आ जाए, चाहे सल्तनत आ जाए, चाहे आपका विजयनगर एम्पायर लिखोगे, चाहे मराठास लिखोगे, तीन भागों में बांटना, किसी में कम डेटा आएगा, किसी में ज्यादा डेटा आएगा, किसी में बहुत, ग्राम में कुछ होगा ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक लाइन तो होगी कि भाई सबसे नीचे जो इकाई थी वो थी ग्राम, और उसका मुखिया होता है ये, क्लियर, डन। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करना है, कल
जब हम मुगल्स पढ़ के आएंगे और मराठास पढ़ के आएंगे तो हम नोट्स और पढ़ने के तरीके में हर उसका ये पढ़ के आएंगे, मुगल्स का पढ़ के आएंगे, अपने मराठास का पढ़ के आएंगे, और उसके बाद और भी जैसे जो भी दिया होगा उसको अकबर का स्पेसिफिक पढ़ के आना, औरंगजेब का स्पेसिफिक पढ़ के आना। क्लियर? मुगल्स का एक साथ और इन दोनों का अलग अलग। डन? चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, फटाफट एक बार मैं देख लेती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोली थी मैंने, आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कंक्लूजन। ठीक है, इसको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? किसी की भी प्रशासनिक व्यवस्था आ रही है, कैसी होगी? कैसी होगी प्रशासनिक व्यवस्था? अच्छी होगी, ठीक है, दृढ़ होगी, बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, जैसे कि आज के डेट में हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब क्या है? केंद्र ज्यादा पावरफुल है और स्टेट वगैरह कम पावरफुल है। तो जो पावरफुल है उसको शुरुआत में मेंशन करो आपके इंट्रोडक्शन में। गुप्ताज के टाइम पे अगर हम पुराना पढ़ते हैं तो केंद्रीकृत थी कि थोड़ा सा फ्रैगमेंट होकर स्टेट का ज्यादा चालू हो गया था, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं थी। लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो बोलते हैं केंद्रीकृत है, लेकिन केंद्र के साथ साथ राज्यों का या प्रांतों का भी बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसका मिलेगा आपको? हद से ज्यादा पूरा सल्तनत काल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास? सुल्तान के पास। तो राजा बैठा उसके पास है तो किसकी रहेगी? केंद्रीकृत। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन में आएगा, और उसी इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे केंद्रीकृत थी बहुत सारे विभागों के माध्यम से मैनेजर अच्छी तरह की व्यवस्था। बढ़िया से लिख दो, एक का कोई फैक्ट डाल दो। ठीक है, इसके टाइम पे बहुत ज्यादा इसमें पावरफुल होती थी, कभी का नाम डाल सकते हैं, बलवन का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे इस पूरी व्यवस्था के बाद, मतलब बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद आपके ऊपर है आप क्या लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? इस व्यवस्था के माध्यम से एक बहुत लंबा शासन काल था, वो बहुत तरीके से बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ, या जो भी आप हिंदी में बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हैं उसको करके हम पूरा कर देंगे कि नहीं, इस व्यवस्था की वजह से ही इतने समय तक ये जो काल था वो रहा और इसने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया। ठीक है, चलो वो देखते हैं अपन क्या लिखेंगे, अभी मुझे प्रॉपर उसके वर्ड बता नहीं पा रही हूँ अच्छे से बता। ठीक है, बेस्ड ऑन हाईली सेंट्रलाइज्ड मिलिटरिस्टिक स्ट्रक्चर एम्ड एट मेंटेनिंग कंट्रोल। ठीक है, क्या था? सैन्यवादी संरचना पे आधारित थी। तो इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आया? सैन्यवादी संरचना। अब ये जो मॉडल आंसर्स हैं, अब इसमें आपको स्पेसिफिक जो फैक्ट्स की मैं बात कर रही थी चलना है। ठीक है, कैसे इन लोगों ने अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया? सैन्यवादी से। डन? तो इस चीज को पकड़ेंगे, ये मुगल से अलग करेगा। मुगल की संरचना क्यों सबसे अच्छी थी? उसमें मनसबदारी सिस्टम बहुत अच्छा। ठीक है, आएगा समझ में आएगा डिफरेंस जैसे जैसे करते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे कि इसकी यूएसपी क्या हो गई? सैन्यवादी संरचना। चलो ठीक है, हाँ इन लोगों ने क्या करा, इसको शुरुआत में ही इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले सेंट्रल लिखेंगे। सेंट्रल में सबसे अधिक शक्ति किसके पास है? सुल्तान के पास, और सुल्तान ने फिर अपने उसको डिफरेंट विभागों में विभाजित किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर देना, ये उन्होंने लिखा ही हुआ है, सुल्तान केंद्र बिंदु है, वजीर, बाकी फिर डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर देख ली। ठीक है, डन? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, हम्पी की स्थापत्य कला, नगर नियोजन और तुंगभद्रा नदी के भौगोलिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सोचा आप लोगों ने, क्या लिखा बताइए। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड द ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ तुंगभद्रा पर ऑन हम्पी। तो फ्रेम सब समझाना है, फैक्ट आपको मिल जाएंगे, डेटा आपको मिल जाएगा। मुझे बताइए आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के क्या सोचा, वो सोचना सिखाना है। बिल्कुल, कंक्लूजन देखो, वेरी गुड। क्या करना है, मैंने कल आपको बोला था, जैसे ही क्वेश्चन देखो कोशिश करो कि मैं इसको कितना तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने अपने आप में तीन बातें उसने कह दी, क्या बोली? हमें स्थापत्य कला बतानी है, किसकी? हम्पी की, एक चीज। नगर नियोजन बताना है, ठीक है, कैसे नगर नियोजन हुआ, और तुंगभद्रा नदी के भौगोलिक प्रभाव का वर्णन किया। हमें हम्पी की स्थापत्य और नगर नियोजन। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि यार हम्पी तो ऑलरेडी हम हम्पी पढ़ते ही नगर नियोजन के लिए हैं, तो ये दोनों को अलग अलग कैसे करें? ठीक है, तो आप ये जो चीज है इसको एक पेज में लेके चले, इसका प्रभाव
पेज में लेके चले, क्योंकि तुंगभद्रा नदी का भौगोलिक प्रभाव सिर्फ नगर नियोजन की वजह से नहीं था, और भी चीजों पे उसका भौगोलिक प्रभाव रहा था। ठीक है, क्या प्रभाव रहा था? उसने एक, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटेजिक, या फिर तुंगभद्रा का जो दोआब था उसने बहुत ज्यादा क्या एग्रीकल्चर हो गया या अपनी सारी जितनी भी कृषि की वजह से बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था, इस कारण ही सबसे बड़ी लड़ाई किस पे? तुंगभद्रा दोआब की वजह से ही लड़ाई हो रही थी। ठीक है, किसी भी नदी के पास, नदी के ऊपर अगर लड़ाई हो रही है, इसका मतलब है कि वहां का उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। उत्पादन अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आप मार्केट में और ट्रेड करके चीजें बेचेंगे, ट्रेड करके चीजें बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप हथियार खरीद सकते हैं, हथियार खरीदेंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे, लड़ाई करके जीत जाएंगे। समझ गए? यही कहानी चलती है पूरी हिस्ट्री में। ठीक है, तभी सारा सल्तनत और दिल्ली सल्तनत, मुगल सब कहाँ थे? गंगा यमुना दोआब में थे। ठीक है, पूरी लड़ाई वहीं हो रही है। क्यों कोई राजस्थान या कश्मीर में जाके ज्यादा कोई नहीं बैठा और वहां पर लड़ाई करी? क्यों? कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थल है वो अनुकूल था किसके लिए? राज्य के करने के लिए। ठीक है, चलो उसमें नहीं जाते अभी। डन। तो क्या हुआ, हमें एक पेज में ये चीज लिखनी है, दूसरे पेज में हमें उसका भौगोलिक प्रभाव बताना है। पहले पेज में इंट्रोडक्शन किसका करेंगे? अब इंट्रोडक्शन की बात आई, क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? हम भी पूछा है, नगर नियोजन है, क्या इंट्रोडक्शन में? किसकी बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है? विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। तो क्या हम विजयनगर साम्राज्य का कुछ उल्लेख करते हुए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? अभी कुछ समझ में नहीं है, लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक हमारे एक हिस्ट्री में फ्लरिश था, प्रॉस्परस था, का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था उसका नगर नियोजन, हम्पी। ठीक है, वहां के राजा ये थे जिनके टाइम पे इसका स्थापत बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इन तीनों, इन बातों को भी साथ में लेते हुए कुछ समझ में नहीं आया तो विजयनगर एम्पायर क्या था और उसका एक ये पार्ट था, इतना बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो क्या लिखा है इन्होंने? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक के विश्व की सबसे शानदार और सुरक्षित शहरों में से एक थी। इसका नगर नियोजन प्राकृतिक और मानव निर्मित वास्तुकला के अद्भुत संगम का उदाहरण है। ठीक है, इन्होंने हम्पी से रिलेटेड ही एक इंट्रोडक्शन दी। एक और बात याद रखना, ये अगर आपको इंट्रोडक्शन बड़ा लगे या छोटा लगे तो आपकी जिम्मेदारी है, जो मैंने कल आपको बताया था कि हमें हमारा इंट्रोडक्शन 4 लाइन में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर? कोशिश करना है कि 3 4 लाइन में एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, ताकि हमारा पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। अभी बेसिक बता रही हूँ, आगे धीरे धीरे चल के आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी 10 मार्कर में आपके आगे के आंसर पढ़ने में या क्या माइंडसेट होने वाला है चेकर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? चलो, फीचर क्या है, इन्होंने स्थापत्य काल की मुख्य विशेषता क्या बता दी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। हम्पी की वास्तुकला को विजयनगर में कहा गया है, और ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा कि महानवमी डिब्बा, लोटस महल और हाथियों का अस्तबल या पवित्र केंद्र थे, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। अगर ये क्वेश्चन किसी नगर का स्थापत्य नहीं पढ़ा है, क्या लिखोगे बताओ? इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? ये तो अभी आपको दिख जाएगा क्या क्या कह रहा है, इसमें कोई बढ़िया लिखा है। मुझे ये बताओ, अगर आपने नहीं पढ़ा है हम्पी का स्थापत्य, तो हम विजयनगर पढ़ा है सबने, बेसिक सबको पता है विजयनगर। हम्पी के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्या जानते हो हम्पी के बारे में? अच्छा स्थापत्य, ठीक है, तो उसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया। इतना अच्छा था कि बहुत टाइम तक इसके, अभी भी आज आप जाओगे अभी भी इसके ये इसके अवशेष है, अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक, लड़ाई इसकी वजह से हुई क्योंकि तुंगभद्रा दोआब पे था, बहुत अच्छी राजधानी थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैं बेसिक बता रही हूँ, इतनी जानकारी। अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि एक पेज में मुझे हम्पी और स्थापत्य की बात लिखनी है और दूसरे पेज में तुंगभद्रा का प्रभाव लिखना। पहले पेज में जहां आपको लिखना है बेसिक विजयनगर का, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। दूसरा स्थापत्य की बेसिक चीज नहीं तो क्या लिखोगे? विजयनगर साम्राज्य या साउथ इंडियन साम्राज्य मोस्टली किस चीज से जाने जा रहे थे ये लोग? वास्तुकला में क्या कैसे बना रहे थे? थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो कैसे बना रहे थे, सोचो। ड्राविडियन शैली, चलो पत्थरों से बन रही थी। क्या वहां पर पहाड़ वगैरह थे, उनको काट के बनाई गई हैं चीज? ठीक है, बस इन चीजों को यूज करके हमें बस सीधे लिखना है स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें स्ट्रेंथ बहुत थी। मैं बेसिक बता रही हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो ठीक है, जीरो आने से ली स्ट्रेंथ थी। पहाड़ों को, चट्टानों को काटकर बहुत अच्छे नक्काशीदार चीजों को बनाया गया। उसके नगर नियोजन में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि वहां पर जो नदी का बहाव है, बाढ़ से उसको बचाया जा सके। ठीक,
ठीक है। और नगर नियोजन की प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि बाढ़ आने पे या कोई भी पानी आने पे जो ड्रेनेज सिस्टम है हड़प्पा पड़ा है, ठीक है। कोई भी नगर कब अच्छा होगा, ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा हो, घर नियोजित तरीके से बने, बाढ़ आंधी तूफान अर्थक्वेक या जो भी भूकंप आ रहे हैं उसको वो सहन कर सके, ठीक है। और डेकोरेशन के लिए नक्काशी है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आलीशान मंदिर बने हुए हैं और रहने की ठीक ठाक व्यवस्था है। खत्म, बहुत ही बेसिक बचने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक पेज पे 3-4 बातें लिखो जो आपके पुराने ज्ञान पे आधारित, द्रविडियन कला शैली या विजयनगर साम्राज्य में अगर कोई इमारत बन रही है तो वो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर की बनी है मोस्टली, क्योंकि कौन सा एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ को काट काट के बनी होगी। ये आपको दिमाग लगाना है, जब आप पढ़ते रहोगे रहोगे तब आप इस चीज को करना है, दिमाग भी लगा है लेकिन तरीके का, ठीक है। पहले पेज में इसको खत्म करेंगे। दूसरे में तुंगभद्रा नदी का भौगोलिक प्रभाव। मुझे बताओ, आपको तुंगभद्रा नदी नहीं पता कहाँ है और इसके आजू बाजू के फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन किसी भी नदी के होने से कोई भी राज्य कैसे अच्छा हो सकता है, मैंने अभी आपको 4-5 बातें बताई, क्या हम ये नहीं लिख सकते? बेसिक, बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक है, जनरलाइज्ड पॉइंट बता रही हूँ, तो स्पेसिफिक नहीं है विजयनगर के एम्पायर पे, लेकिन जनरल है। तो हम क्या इसको लिख के हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक। तो आज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाए थे, कल अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपना माइंड ऐसे चलाना है। आगे समझ में? पढ़ के तो फैक्ट है पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, और ना ही मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जीरो तो नहीं मिलेगा। 2 नंबर, नंबर तो मिलेंगे, और बूंद भरता है मेंस में, ये याद रखना, बार बार मैं आपको ये, ठीक है। पेपर खाली नहीं छोड़ना, पहला नियम मेंस का, पहला नियम, पेपर कभी हम खाली छोड़ के नहीं आएंगे, क्वेश्चन पेपर पूरा होना चाहिए। तो आप अगर 150 मार्क्स में से कितना करके आ गए, 130, मैं 100 मार्क्स का करके आए, बहुत बढ़िया करके आए, आप पहले ही पीछे हैं, ठीक है। 50 मार्क्स, चलो 300 मार्क्स का पेपर ले लो अगर पूरा करते हैं, तो आप अगर 40-50 मार्क्स का या धीरे धीरे करके 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का छोड़ गया, तो आपकी तो आउट ऑफ 90 मार्क्स या आउट ऑफ 290 मार्क्स ही आपकी कॉपी में मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम अपना पेपर पहले पूरा करें, उसके बाद हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाला हमारा पेपर पढ़ सके, उसके बाद हम उस क्वालिटी देंगे कि बहुत ही अच्छा आइडियल आंसर है। क्लियर? तो इन 3 को लिख लो कहीं भी कि जब तक हम मेंटरशिप के प्रोग्राम में है, पहले पेपर पूरा करके जाएंगे, हमारी राइटिंग मेंटेन रखेंगे, क्लीनिनेस नीटनेस पे फोकस करेंगे, और फिर हम एक आइडियल आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डन। चलो, अभी फीचर्स वगैरह आप देख लेना, ठीक है। डॉटर है, कल रो रही थी, अभी वापस रो, चलो, ठीक है। ये वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जो हमने बताई थी, ठीक है, तो प्रॉपर देखेंगे अपन। एक मिनट देखना कोई है, एक मिनट गेट खोलना, एक मिनट आई बस। रो रही है वो। कल से एक काम करेंगे, आपको यहाँ तो दिख रहा है, मैं आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपको आंसर की, ताकि अगर एक बार उसको आप पढ़ लो तो डाउट है यार ऐसा क्या। चलो, अब पढ़ते हैं हम मार्कर। चलो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे डील करा, और ये क्वेश्चन पार्ट से आया है, या फिर बोलेंगे कि कल आप जब भी सल्टेनेट टाइम पढ़ा है या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, क्या हमें बेसिक तैयार करेंगे टॉपिक की, मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म का बेसिक है
क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट कि 10 मार्कर में भी आप उसको याद रखो। 10 मार्कर में जब भी क्वेश्चन आता है कि अगर थोड़ा सा चेंज करके आया तो वो ये होता है अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म, वैसे क्या इसमें अभी नहीं प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है, या जो मार्केट रिफॉर्म थे वो सही या नहीं थे, एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म, कमेंट ऑन द मार्केट रिफॉर्म है। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन करके लिखना पड़ेगा कि क्यों आए, ठीक है, क्या थे, उसका क्या इफेक्ट रहा, और प्रेजेंट में हम उसको 10 मार्कर के हिसाब से आप। बाकी इसमें सीधा बोला है टिप्पणी कीजिए, सिंपल सी बात है। टिप्पणी कमेंट का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कमेंट का क्या मतलब है, कमेंट में सीधी बात है सो लिखो, जस्ट राइट वॉट एवर यू, आपको उसके बारे में पता है वो लिखना है। इसके अलावा इसमें कुछ कमेंट करना जो हम नॉर्मल कमेंट करते हैं वही वाली कमेंट की जो पता है आप यहाँ पर लिखो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का विश्लेषण, ठीक है। तो मार्केट रिफॉर्म है, इंट्रोडक्शन लिख, अगर आपके पास टाइम है, वैसे इसमें लिखना चाहिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, लिखा इसको लिख। अब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जलाउद्दीन बर्नी, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ये हटा दो, ठीक है। सिंपल आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अलाउद्दीन was the first sultan to fix the prices of commodity, डैश करके लिख दो जलाउद्दीन बर्नी, बस ऐसे हम, ठीक है। ये भी ये मैंने आपको बार बार लिखने के लिए उसको कैसे और छोटा करके लाइन का इंट्रो करना है आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब सीधी बात है, के बाद कि सीधा आ जाओ कितने मार्केट्स हैं और 3 मार्केट का नाम लिख लेके सी बात स्टार्ट कर दो, कौन सा मार्केट था, उस मार्केट में क्या होता था और उसका हेड कौन था, बस मार्केट का नाम, क्या काम करता था वो मार्केट डैश करके, और हेड है तो हेड लिखो, ज्यादा आपको 7 मार्कर में छोटा करना, ठीक है। जितना बड़ा लिखा है मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी कॉपी में 7 मार्कर के नहीं किया तो ये, कोई फायदा नहीं होगा इस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अनसक्सेसफुल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब भी हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म और अलाउद्दीन खिलजी का क्या, कौन सी पॉलिसी, वो साम्राज्य विस्तार की नीति, एक्सपेंशन, कौन कौन से कड़े अलाउद्दीन खिलजी है और उसके मार्केट रिफॉर्म आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है और सबसे बड़ा साम्राज्य इसके टाइम पे था। फिर अगर थोड़ा और डीप क्वेश्चन आता है तब क्या आता है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक गलत थी, प्रॉपर विश्लेषण, और 10 मार्कर में ले दे की आती है, तो एमबीटी को हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नहीं करना है इसमें, शुरुआत में ये दिया है कि सामी बर्नी ने क्या कहा है, वाज अ रूलर फार अहेड ऑफ, ये वाला लिखेंगे डैश करके ऊपर करके पूरा, ये वाली जो लाइन है ये आप इसके किसी भी लाइन को अगर 10 मार्कर आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है तो कंक्लूडिंग लाइन भी कर, बहुत बुरा था सब था, लेकिन इंसान ने सोचा तो बहुत आगे का था, टाइम पे अनसक्सेस, इस लाइन को बहुत याद रखो, मैंने बोला है तो आपकी बात को ऑथेंटिक जाती है, प्रामाणिकता मिल जाती है, राइटर का नाम उसका है, कौन आ गया, बर्नी और इस्लामी आ गए, यहाँ पर कौन आ गया था, अब इसमें एक चीज गड़बड़ करी है लोगों ने, हाँ, यहाँ जो हेडिंग है ना यार, इसको जल्दबाजी और अव्यवहारिक योजनाएं, ठीक है, या तो आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट, फायर हेड ऑफ टाइम था, फिर हेडिंग लिख द स्कीम दैट मोहम्मद, नाम लिखने हैं, जैसे क्या लिख दो, से दौलताबाद उसकी कैपिटल करना, टोकन करेंसी को लॉन्च करना, कराची का एक्सपीडिशन, ये हेडिंग होनी है, और इस हेडिंग के अंदर और वो क्यों फेल हुआ उसको 2 लाइन में मेंशन कर, ठीक है। लोगों ने क्या करा, पहले ही मेंशन, थोड़ा सा ये चीज करने को बोला था, इसको आपको चेंज, इन्होंने क्या लिख दिया, ओ जल्दबाजी और अव्यवहारिक, तो क्या था, नाम दे दिया टोकन करेंसी वाला और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन कमांड है, क्या बोला है, तुगलक की असफल योजनाओं को लिखिए, तो हमें हेडिंग में क्या दिखनी चाहिए, दिखनी, समझ गए हो,
अगर सिंपल पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्यों बेकार शासक कहा जाता है, वो असफल या उसकी कहा जाता है, तब हम ये हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर दी है, हाँ, बाजी और व्यवहारिक योजना। जब वो पूछ रहा है कि उन असफल योजनाओं को लिख, हेडिंग में क्या आनी चाहिए, योजनाएं। क्लियर, चलो थोड़ा सा चेंज कर देना, ये जो अंदर ऊपर लिखा है यहाँ पर योजना माना, बाकी चीजें ठीक है। चलो फिर क्या आया है, मध्यकालीन भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। ये वाले क्वेश्चन में भी भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हो, सूफी आंदोलन पढ़ रहे हो, एक चीज याद रखना, उन आंदोलन में उन क्या बोला या उस आंदोलन का बेसिक क्या था, ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आज जो आंदोलन में किस क्या बोला या कौन सा किसने या कौन से आंदोलन का क्या आया, ये वाली चीज भी प्लॉइंट। लेकिन अगर मेंस में आपको भक्ति पढ़ना है तो ये 10 मार्कर और 7 मार्कर में उससे यानी कल्चर वगैरह पे क्या इंपॉर्टेंट तैयार करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कहीं ना कहीं आप उसे आज के टाइम से, जैसे कि ओवरऑल में जिस भक्ति ने क्या करा, इन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने की, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने बल दिया, चाहे कोई भी बात कर रहे हैं हम, और जातिवाद को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है, जातिवाद को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, बेसिक चीज, ठीक है। आता है तो इसका, अब जब ये चीजें तो आप कंक्लूजन लिख रहे हो या लास्ट में कुछ फैक्ट्स बच रहे हैं, आज की डेट जातिवाद और आपके धार्मिक उसके धर्म के नाम पे जितने क्या कहते हैं दंगे हो रहे हैं, क्या करें आज की डेट में, अगर आप आंदोलन कहीं आज की प्रॉब्लम कर, तो आज की भक्ति, आज की प्रॉब्लम 10 मार्कर में अगर आपके पास 7 मार्कर में, क्योंकि स्पेस नहीं बातें नहीं लिखी, लेकिन 10 मार्कर में इसको बहुत अच्छा इम्प्रेशन, ठीक है। चलो तो इसको आराम से लिख दे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज, सामाजिक अगर किसी प्रभाव बताना है, क्या समाज के कितने भाग होते हैं, कैसे सोचना लिखो बात अलग है, क्या समाज पे प्रभाव बताना है तो समाज में कौन है, समाज में विभिन्न वर्ग होंगे, ठीक है, डिफरेंट क्लास, समाज में कौन होंगी, ठीक है, महिलाएं होंगी, इन पे क्या प्रभाव रहा, ठीक है, वर्ग पे, महिला पे, और किस पे प्रभाव रहेगा, इच्छा पे, ठीक है, समाज में और क्या वाली बात होती है, इच्छा पे, ठीक है, किसी ने शादी पे भी बोला हो, ठीक है, बिल्कुल, हाँ मैरिज, ये सामाजिक चीज है सारी, हम बोल सकते हैं, धर्म पर डाल दो यहाँ पर, धार्मिक चीज, धर्म, धर्म, ठीक है। ऐसा सोचना कि किसी का भी सामाजिक प्रभाव बताइए, सामाजिक प्रभाव में एकदम ब्लैंक नहीं हो जाना, बेसिक सोचना, अच्छा समाज इन्होंने महिलाओं के लिए बोला है, क्या क्या है, महिलाओं के लिए, के लिए जाति पे कुछ करा है, ठीक है, तो आप इसके हेडिंग भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक मत बोला है, तो मैं आपको सजेस्ट अपना कॉलम बनाना, इधर सामाजिक ना मैनेज कर बातें लिख दोगे, क्लियर, आ जाते हैं, आते ही ये 3-4 चीजें दिमाग में आनी अपने आप, आपको समझ आंसर में से इसको। संस्कृति में क्या सोचेंगे, क्या पॉइंट्स, सांस्कृतिक में क्या होता है, भाषा, वेरी, भाषा, भाषा के लिए कुछ किया है क्या आपने, आपने स्थापत्य के लिए किया है क्या, ठीक है, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज के कुछ किया है आपने, म्यूजिक के लिए कुछ किया है क्या, संगीत के लिए किया है, हम वो लिखेंगे, चार चीजें ही आती हैं, और आगे मुगल्स में चले जाएंगे तो और कल्चर पेंटिंग्स हो जाएंगे, तो बेसिक क्या है, संस्कृति लिखना है तो इन बारे में लिखिए, समाज लिखना है तो इन, डन, भी करा होगा इन्होंने, कास्ट सिस्टम, ठीक है, जाति प्रथा पर प्रभाव करा, स्त्री, सारी बात कही हुई, छोटा करके लिख, सांस्कृतिक क्या करा, भाषाओं का विकास हुआ, मोस्टली बात है तो भाषा है, और किस
अब संगीत बहुत अच्छा आया था। और स्थापत्य में आप शंकराचार्य की उससे मठों का क्या बना हुआ है, हाँ मठ बनाए गए हैं जिससे आज भी हम धार्मिक दोनों को मेंशन करना है क्यों। हाँ ठीक है, भक्ति पूछा है तो भक्ति वाले सेंस के लिए है तो उसको फिर दोनों को कंबाइन पूछेंगे, कंबाइन से रिलेटेड एग्जांपल से बात करना है। दोनों का पूछा भी तो 10 मार्कर में जाएगा, तो क्या करेंगे, एक साइड सूफी डालेंगे एक साइड भक्ति डालेंगे, दोनों बातें लिखी। चलो और क्या आया, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्ण राय का योगदान। चलो देखो, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, विस्तार की बात करी गई है, किसी भी राजा का विस्तार के बारे में पूछा है। एक प्रकार का क्वेश्चन आता है जैसे कृष्ण राय में, अगर हम क्या आता है कि कृष्ण राय को बारे में कमेंट करिए, या कृष्ण राय एक कुशल प्रशासक था, या एज अ शासक कृष्ण राय कैसे, कमेंट करिए, एनालाइज करिए, ऐसे संबंधित हर विभाग से संबंधित या उनके हर सेगमेंट में बात करनी, जैसे भाई उन्होंने विस्तार में क्या किया, उन्होंने क्या किया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर स्पेसिफिक रखा है कि भाई विस्तार में बात कर रहे हैं, खिलजी, अकबर, कोई भी विस्तार की बात आए, सिंपल सी बात है कि कौन कौन से लड़के प्रकार की टेक्निक्स अपनाई, उन मेंशन, ठीक है। चंद्रगुप्त और इसमें आ जाते हैं, ठीक है, आपका समय आ जाता है, आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, अलाउद्दीन आ जाते हैं। अगर इनकी विस्तार की नीति या विस्तार के बारे में बताइए तो क्या करना है, चुपचाप से फेमस युद्ध पढ़ के किस किस ये एरिया जीता, और उन्होंने क्या चीज थी भाई, उनको ने थी वो ज्यादा सुदृढ़ थी, उनके पास इतनी कैवलरी, क्लास पढ़ते हैं नेवल नेवी, ठीक है, कौन सी वाटर वाली जो नेवी है, ठीक है, ऐसे अलग अलग होके जाती हैं, लेकिन इसमें क्या लिखना है कि नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ सैन्य विस्तारवादी बात पूछी, सैन्य विजय लिखी, ठीक, सही कर लेना आप अपने आंसर राइटिंग में भी, ना सुधीर तिवारी को करना, ठीक भी नहीं। चलो, बात के प्रमुख सिद्धांत और धार्मिक सद्भाव में भूमिका, देखो ये आ गया ना, इसके प्रमुख सिद्धांत और धार्मिक सद्भाव में भूमिका, 7 मार्कर में 10 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चन, लेकिन ठीक क्या करके लिख देंगे, सिद्धांत के नाम भी लिख दोगे ना, यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ बस क्या नाम है इसके, तौहीद वजूद के बाद इश्क और मानवता की, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले जाओगे तो ये नहीं लिख, धार्मिक दूरी को काटने में है। तो करेंगे आप क्वेश्चन में से ये नाम लिख दो, अगर 7 मार्कर में इसको दो, और उसके बाद 4 पॉइंट्स तो धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए लिखना है, ऐसा कॉपी में नहीं करना, नहीं है तो अगर इसको नहीं हो जाओगे, अगर लिखने बैठोगे एज इट इज, 2 पेज से भी ज्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है किसी ने फुल तरीके से लिखना है, ताकि हमारा जो कम ज्यादा जो शॉर्ट करना भी सीख जाओगे, खुद आएगी आपकी। डन। अब लग गए, तो मैं बोलना बंद करती हूँ, आपका सुनिए, आपके डाउट्स बताओ फटाफट, और कर में बताइए। हाँ चलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो अपन यहाँ देखते हैं। देखो 2 मार्कर में ममलुक डायनेस्टी आया, अगला क्वेश्चन है ममलुक डायनेस्टी क्या है, तो आपको इसके बारे में पता है, बताइए। लेकिन हम कोई भी डायनेस्टी आ रही है तो क्या 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा हम, भाई ये डायनेस्टी कब कब थी, ने इसको बनाया था, ठीक है, क्या बहुत ही फेमस या मुख्य आदमी कोई था क्या, हाँ क्या है, और इससे रिलेटेड कोई अदर बात आपको याद आ जाए, 4 चीज,
मैं सजेस्ट करती हूँ कि अभी जैसे 2026 की कॉपीज आ चुकी है, शायद कुछ लाइंस कम हो गई, डाउनलोड करिए आप लोगों ने, बता रहे थे। एक काम करना 2020 साइट पे डाउनलोड करना और देखना कि 2 मार्कर में कितनी लाइंस है, 7 में कितनी लाइंस है, 10 में कितनी, शायद 7 में 2 मार्कर एज इट इज। मैं सजेस्ट करती हूँ कि 4 लाइन है अपने पास, ठीक है, 4 बातें आप क्वेश्चन के बारे में लिख। 4 बातों का क्या मतलब होता है, हमें 4 तरीके, एग्जाम्पल आप में से, आपका नाम क्या है, दिव्यांशी। अब दिव्यांशी है, दिव्यांशी पे अगर 4 लाइन लिखनी तो आप अगर ये दिव्यांशी चैंपियन स्क्वायर में, दिव्यांशी चैंपियन करके मेंटरशिप प्रोग्राम की स्टूडेंट है, ये एक ही सेगमेंट पे लिखा, आपने दिव्यांशी का संबंध बताया वो सिर्फ चैंपियन स्क्वायर के अराउंड ही घूम, क्या हो सकता था, दिव्यांशी इस जिले की एक स्टूडेंट है जो चैंपियन स्क्वायर के मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड है, ये इंदौर के भंवरकुआ के स्वयं, और इनकी ग्रेजुएशन, बताओ डायमेंशन कितना ज्यादा है, सेकंड वाले में ऐसा सोच, क्लियर। ममलुक डायनेस्टी है, ममलुक डायनेस्टी, डायनेस्टी कहा जाता है, ये डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि ऐसा था नहीं, एक ब्लाइन में लिखो भाई ये स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड लिखो, का फाउंडर लिखो, तो मुख्य राजा लिख दो, ठीक है, चाहो तो क्रोनोलॉजी भी लिखो, खिलजी आ गई, सैयद आ गई, लोधी आ गई, सबके पास इसको प्रिपेयर करना है, दिमाग में ये चलना चाहिए, डायनेस्टी आए तो मैं डन। इल्तुतमिश की एकता प्रणाली, ठीक है, उन्होंने क्लियर ही लिख दिया इल्तुतमिश की एकता प्रणाली, तो अब इसके आंसर में ये मत लिख देना कि एकता प्रणाली वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, ठीक, कोई मतलब का नहीं, लिख दिया। अब कुछ करना है, अच्छा ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये जो परिचय लिखा है, ये सब लिखने, मैं बता दूंगी कि कहाँ क्या स्पेसिफिक। अब एकता प्रणाली है तो एकता प्रणाली सब, पहली बात एकता प्रणाली होती क्या है और किसके टाइम पे ये हाईएस्ट लेवल में, बस फिर उन्होंने सिंपल सा पूछा एकता प्रणाली को समझाया, बोला एकता प्रणाली बताओ, एकता प्रणाली 4 लाइन में, वो आपका काम, इसके अलावा 10 चीज, ठीक है। फिर सैयद के अनुसार फरोश तक के मुख्य कर लिखिए, तो मुख्य टैक्स, अच्छा तो सिंपल सी बात है, सब कुछ बोल दिया शरीयत के अनुसार, सिर्फ करो के नाम लिखो भाई, खराज और जजिया। अच्छा किसी को नहीं पता है कि खराज क्या होता है, जजिया क्या होता है, अगर आप नाम भी लिखे होगे तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं देगा क्योंकि जाएगा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा उनको बताने की भी है, तो हाँ 1 या 1.5 आपको मिल सकता है अगर आप सिर्फ करो के नाम लिख दो, पूरे मार्क्स आपको थोड़ा सा उनको बताने पे ही, ठीक है, डन, इसको याद रखना। अमर नायक प्रणाली, प्रणाली है तो बस करो कि पहले प्रणाली समझाई जाए, उसके बाद उसको बता दो कि ये काल में क्या थी, क्या हो रही थी, बात की बात है, सीधी सी बात है। अमर नायक प्रणाली है, ये प्रणाली इस प्रकार की होती है, लाइन में लिख दो ये विजयनगर एम्पायर में फ्लरिश थी उस टाइम, ठीक है, पहला फोकस रहेगा कि प्रणाली क्या है, ठीक है। हाँ इन्होंने जो इसको छोड़ा है इंट्रोडक्शन की जगह ये हटा दो, ठीक है, ये अलग अलग लिख सकते हो, टाइम हो कम आप सब, आप हेडिंग, हेडिंग में ये मत लिख देना, इंट्रोडक्शन कभी नहीं, कभी नहीं लिखना, बहुत टाइम चला जाएगा, स्पेस चला जाएगा। नेक्स्ट विठल स्वामी मंदिर, कोई भी प्लेस आई, लोकेशन आई, मैंने क्या बताया, कहाँ लोकेटेड है, किसने बनवाया, उससे तथ्य, ठीक है, विठल स्वामी मंदिर का स्थान बताया, उसका आकर्षण बताया, उसकी कबीर, कबीर भी लिख सकते हो आप, लेकिन कबीर हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, कबीर किस है, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में कबीर ने जो काम किए होंगे, कबीर हर बातें जिस सेगमेंट में करी थी, आप यहाँ पर लिखो, 15वीं शताब्दी के महान निर्गुण सुधा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, निर्गुण संत भी बोला और समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, और 15वीं करें कि एक लाइन में हम उनका इंट्रोडक्शन किया, फिर उनकी बता दी और उनकी रचनाएं बता दी, ये काम हो गए, और उनकी डायमेंशन के मुख्य शब्द, नाम आ गया, ठीक है, शिल्पा और खानका, पहली चीज नाम लिख कर आ जाओगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम नहीं मिलेंगे, 1.5 या तो मार्क्स की
भक्ति आंदोलन, वही पूरा। अब देखो एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, कभी भी सिर्फ आ गया था क्या सूफी, ऐसा लिखा आया था या ऐसा बोल, अगर ये आ जाए तो हमें सूफी का मतलब समझा, और इसके आगे मूवमेंट लग जाए या आंदोलन लग जाए तो क्या समझाना है, ये आंदोलन कब, कहाँ, किसने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन अगर भक्ति लिखा आता तो भक्ति का क्या मतलब है ये आपको समझ चुके हो, कि आए तो आंदोलन नहीं समझना है, क्या है तो भक्ति समझाना है, आंदोलन नहीं समझना। अब यहाँ आंदोलन है तो भक्ति मत समझाने बैठ जाना, क्या भक्ति आंदोलन कब आया, जैसे कर्म कांड छोड़ के वह प्राप्ति, मूल मंत्र है, जो भी डायमेंशन आप लिखना, बाकी में आंदोलन आता है तो दिमाग में आता है, अच्छा कब चालू हुआ, स्टार्ट करा, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, और उसका बेसिक आइडिया क्या, आंदोलन क्या चाह रहा था, ये प्रो हो गया, कोई भी आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव या सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, तो ये आंदोलन आते तो हम क्या लिखते हैं, चालू करा, कब चालू करा, क्यों चालू करा, उसका कुछ अगर रिजल्ट रिजल्ट, इस प्रकार से हरी और बुक्का, ठीक है। अब ये दोनों तो नाम इनके लिए जीवन में क्या करा इन्होंने, एक फाउंडेशन करा है विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, तो मेन चीज ये बहुत है, कब करा, उसके अलावा इनके बारे में और क्या है तो लिखो। लेकिन अगर आप सब कुछ कहानी लिख कर आ गए और ये नहीं लिखे साम्राज्य के संस्थापक थे, आपके मार्क्स डेफिनेटली, क्योंकि जाने ही किस चाहते हैं, फिर आया कालीकोटा का युद्ध, भी युद्ध आ रहा है, क्या लिखेंगे युद्ध में, कब हुआ, क्या किसके बीच में, कौन जीता इसमें, और जीतने के बाद इसका कोई रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, एम्पायर खत्म हो, कोई ट्रीटी हो गई, ठीक है, पॉइंट है 1 2 3, तो ऐसे ही हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते, पार्टीज वगैरह लिखा ऐसा नहीं, बिटवीन कर दो सीधे, या बिटवीन या फॉट बिटवीन करके आप लिख सकते, पार्टीज इंग्लिश वालों ऑल्टरनेटिव नेम्स साथ में लिखते हैं, एंड में लिखते, अभी इंपॉर्टेंट नहीं, जगह है, टाइम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये युद्ध के लिखने के, ये बेसिक लिख लो, कौन सा युद्ध है ये, तालीकोटा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, तासे का युद्ध, कोई भी युद्ध आ रहा है जी, कलिंग का युद्ध, ठीक है, और कोई सी भी लड़ाई आ रही है एक्स वाई जेड, चार बातों को याद रखो, इन्हीं फैक्ट में आ जाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन जाता है when and between who was fought, कब और किसके युद्ध फॉट, या कब और किस फैक्ट अपने नाम आते हैं, और सेम आंदोलन की चीज, ये आंदोलन कब और किसने स्टार्ट करा और कहाँ से स्टार्ट, मॉडर्न इंडिया में बहुत, क्लियर, डन, चलो, ये 10 क्वेश्चन, कल के लिए टॉपिक क्या है फटाफट बताओ, मुगल्स हैं, मराठास हैं, मराठा होगा, मुगल और बस मुगल्स हैं, कल्चर होगा, लिख लो फटाफट, मुगल्स में पॉलिटिकल तो जो लिखा है उसके अलावा तो ठीक है, अकबर की राजपूत पॉलिसी, अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत की, अकबर का विस्तारवादी नीति, ठीक है, साथ में औरंगजेब को डाल दो, औरंगजेब की सारी चीजें, तो औरंगजेब से अपने को तैयार करना है, और उसके बाद छोटे छोटे आते हैं अकबर के टाइम पे, ठीक है, और टैक्स अगर कोई से लग रहे हैं, इबादत खाना, इस टाइप की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, हेड्स हो गए, याद करने, कल कल्चर बहुत अच्छा करके आए, गर्ल्स में कल्चर पूरा का पूरा कल्चर, पूरा के कल्चर में क्या आता है, उसमें पेज आती हैं, पत भी आता है, क्या पता आएगा, उसकी भाषा आएगा, सब कुछ आएगा, बहुत अच्छे से तैयार करके, ठीक है, फिर बेसिक क्वेश्चन अब जहांगीर, हम जहांगीर करें स्टार्ट करिए, कहाँ जाने को स्टार्ट करिए, का काम कार्य अगर स्थापत्य काल के लिए था तो तैयार करो, जहांगीर पेंटिंग के लिए था, जहांगीर काल में
अकबर के काल में बैरम खान, हमंगा, इसका क्या रोल है, थोड़े से और लेवल के अब आने लगे, पहले तो और अब उनके रोल में मार्कर ही 7 मार्कर में आते हैं, ठीक है। और कल्चर हो गया, इतना ही अपने को, इतना आपका प्रिपेयर